प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने इस वीडियो से पूर्व में प्रश्नावली 3.4 के सवाल जो कि 6 और 7 को समाप्त कर लिया है। अब हम अगले बिंदु पर चलने वाले हैं जो कि है अन्य विभाजकता के कुछ और नियम। तो विभाज्यता के कुछ और नियम से पहले याद कीजिए, हमने विभाज्यता के कुछ नियम किए थे जो कि थे संख्या 2 से लेकर के 11 तक। याद है ना? अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो बेहतर होगा उस वीडियो को देखें और वापस हमारे साथ जुड़े। लेकिन अगर आपने वो देख लिया है तो हमें कुछ और बातें को भी जानना है। वैसे तो बता दूं मैं आपको कि पूर्व में हमने जो सवाल नंबर 6 और 7 किया था वहाँ पे विभाज्यता के कुछ और नियमों में से 2 बिंदुओं का जिक्र कर लिया था। अभी भी 2 नियम बाकी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ और बिंदुओं को भी लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात विभाज्यता के बचे हुए शेष 2 नियम। पहला नियम के लिए हमें देखना है ये कह रहे विभाज्यता के कुछ और नियम। इसमें मैंने क्या किया, एक सारणी की मदद से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा और सुविधा से और जल्दी से याद हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बताना चाहे कि कुछ संख्याएं हैं और संख्याएं किस किस से विभाज्य उसका जिक्र किया है। देखिए, जैसे पहले मैंने लिया है संख्या 6 और 10। तो आप जानते हैं कि ये दोनों संख्या 2 से विभाज्य। अगर 6 की बात करो तो 3 दफ़ा पूरा भाग जाता है और 10 की बात करो तो 5 दफ़ा 2 का पूरा भाग चला जाता है। ठीक है ना? और अब क्या किया मैंने, इन संख्याओं को 6 और 10 को योग कर दिया है। तो योग करने पे क्या आया, 16। ठीक है, आप बताएं क्या 16 में 2 का पूरा भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो 16 भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे इसी क्रम में चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अभी तो मैंने इन दोनों संख्याओं का योग किया था, अब मैंने इन दोनों संख्याओं को घटा दिया। तो घटाने पे मान कितना प्राप्त हुआ, 4। अब आप बताएं क्या 4 2 से विभाज्य है? बिल्कुल है, 2 दफ़ा पूरा भाग इसका जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उनके योग से भी विभाजित हो रही है और उसके अंतर से भी। लेकिन हम एक से निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, हम कुछ और उदाहरण मिलेंगे। तो ठीक है, मैंने और उदाहरण लिए हैं। यहाँ पर है संख्या 12 और 18 जो कि संख्या 3 से विभाज्य है। बिल्कुल, 12 में 3 का भाग 4 दफ़ा जाता है और 18 में 3 का भाग 6 दफ़ा जाता है। अब इन दोनों को जोड़ा तो मान कितना आया, 30। और 30 3 से विभाज्य है 10 दफ़ा। ठीक है ना? तो योग भी 3 से विभाज्य हुआ। और अंतर की बात करें तो कितना आया, 6। और 6 भी 3 से विभाज्य। 3 दूनी 6 होता है ना, पूरा भाग जा रहा है ना। तो यहाँ 2 ने तो हाँ कर दिया। अब अगर एक और मिल जाएगा तो हम एक निष्कर्ष निकाल देंगे। वैसे ही निष्कर्ष आपकी किताबों में जिक्र किया हुआ है, हम तो उसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से की बात करें तो 2 संख्या ली मैंने, 15 और 25। 15 में भी 5 का पूरा भाग जाता है और 25 में भी 5 का पूरा भाग जाता है, 3 दफ़ा और 5 दफ़ा। ये तो आप जानते ही हैं। अब 15 और 25 को जब योग किया तो मान कितना आया, 40। और 40 भी हमारी संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमने जब उसको घटाया तो मान कितना प्राप्त हुआ, 10। और 10 भी 5 से पूर्ण विभाज्य है। तो हमने यहाँ पर 2-3 उदाहरण लेकर के अच्छे से समझ लिया कि अगर कोई संख्याएं हैं और वो किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं पूर्णतया, तो उनका योग और उनका अंतर दोनों ही उस संख्या से विभाजित होंगे। अब इसको भाषा रूप में पढ़ लेते हैं। यदि दी हुई 2 संख्याएं, देखिए 2 संख्याएं ली थी हमने, अब किसी संख्या से, संख्या यहाँ पर है, से विभाज्य हो तो उन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ये बात तो हमने समझ ली। ठीक है ना? उस संख्या से। और क्या चीज़, योग। यदि दी हुई 2 संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो और इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो ये चीज़ को हमने 3 उदाहरण से अच्छे से समझ लिया है। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर कोई इफ बट हो, कुछ दिमाग में चल रहा हो, तो आप खुद भी कुछ अलग अलग संख्याओं के उदाहरण ले सकते हैं। अभी मैंने 2 3 5 का जिक्र किया है। आप 4 और 6 से विभाज्य संख्याओं को ले लीजिए, उनको जोड़ करके देख लीजिए, उनको घटा करके देख लीजिए कि वो उस संख्या से विभाज्य है या नहीं। हम चलते हैं अगले बिंदु पर जो कि है हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे ये अभाज्य गुणनखंड, अब नई चीज़ क्या निकल कर आ गई। हमने गुणनखंड पढ़ा था, ये अभाज्य गुणनखंड क्या है। और इसमें अगर मैं आपको बता दूं, गुणनखंड हमने पढ़ा है, ये उसका भी और विस्तृत रूप है। और जब आप इसको समझेंगे तो आपको और रुचिकर लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम 36 एक संख्या ले ली है और 36 के अगर हम गुणनखंड करें तो याद है ना आपको, हम इस तरह से करते थे। याद है आपको, 36 में किस किस के गुणनखंड, 1 गुणा 36 तो होना ही है। ठीक है ना? और 36 में 2 का भाग जाएगा, कितनी दफ़ा जाने वाला है, 18 दफ़ा। 3 का जाएगा 12 दफ़ा।
4 का आ जाएगा 9 दफ़ा और 6 का जाएगा 6 दफ़ा। कुछ याद आ रहा है ना आपको? और चूंकि यहाँ पर संख्या रिपीट होने लग गई है तो अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यू टर्न लेना है। याद आ रहा है ना आपको? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और 5, इनमें से हमने 2 × 18 ये सब ले लिया। देख पा रहे हैं हम 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। 1 × 36 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम यहाँ पर पे अगर 1 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो तो होना ही नहीं है और 36 वापस से वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन दोनों का जिक्र नहीं करने वाले। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात होगी हम वह संख्या और 1 का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बाकी सभी गुणनखंडों को ले लिया। तो यहाँ पर पे आप देख रहे हैं 36 के हमने 4 गुणनखंड ले लिए। ठीक है, ये अपने आप में 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्या होना है? अब हमें इनके और गुणनखंड करने हैं। तो चूंकि गुणनखंड पे और गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड चलता ही जा रहा है। और कब तक करने हैं? जब तक हमें अभाज्य संख्या प्राप्त ना हो जाए। अब आप याद कीजिए अभाज्य संख्या, जो संख्याओं में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय उस संख्या के और 1 के। याद है ना? और वो संख्या हम पूर्व में विस्तार से पढ़ चुके हैं। वो संख्या अगर आपको याद हो तो अभाज्य संख्याएं थी जो शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल 2 3 5 7 और 11 और इसी क्रम में ये आगे चलती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 2 तो है, लेकिन 18 में अभी भी हम इसको और तोड़ सकते हैं, यानी कि 18 में और भी कई संख्याओं का भाग जा सकता है। तो 18 को हमने तोड़ा तो क्या आया? 2 × 9। ठीक है, क्योंकि 18 में 2 का भाग कितनी दफ़ा जाता है? 9 दफ़ा जाता है। तो 18 को हमने क्या लिख दिया? 2 × 9। देखिए ये 2 जो है ये पहले से ही अभाज्य संख्या है, तो इसको और आपको और तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए तो ऐसा कैसा ही चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है, अब 2 को तोड़ा तो 18 को तोड़ा तो 2 × 9 आया। अब फिर वापस से 2 तो वैसे ही रहना है, क्योंकि 2 तो और टूट नहीं सकता और इसका भाजन नहीं हो सकता और इसको और विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात ये अभाज्य है, इसके और टुकड़े नहीं होंगे। अब 9 की बात करें तो 9 के टुकड़े हो सकते हैं, 9 को और तोड़ा जा सकता है। तो किस में तोड़ा जा सकता है? 3 और 3 में। अब आप मुझे बताएं, क्या हम 3 को और तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हम बात कर चुके हैं 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लास्ट यहाँ तक पहुँच गए 2 × 2 × 3 × 3। अब इनको चारों को गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। वास्तव में 36 संख्या प्राप्त हो गई ना? तो इसी क्रम में अब इसको ले लेते हैं, अर्थात हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ इसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, अब लेते हैं 3 × 12 को। तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 3 वापस से अभाज्य संख्या आ गई, तो 3 तो एज इट इज चलने वाली है। अब बात करते हैं 12 की। तो 12 को तो और तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ा इसने? 3 × 4 में। आप चाहें तो 12 को 2 × 6 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप 2 × 6 करके देख लेना, उससे भी आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने 3 और 4 को लिया। ठीक है, अब 3 तो फिर नहीं तोड़ेगा, तो 3 को एज इट इज वापस लिख दिया। तो ये 3 तो दोनों दोबारा से आ गए, अर्थात जो संख्याएं दोबारा नहीं टूट रही हैं उनको वैसे के वैसे लिख दिया जाएगा। अब 4 को तोड़ा तो क्या आया? 2 × 2 और टूट सकता है ना? और 2 और 2 को यहाँ अब लास्ट में हमारे पास क्या आया? 3 3 2 2 और 3 3 और 2 2, यानी कि ये संख्याएं आ गई जो कि और अभाज्य संख्याएं होने के कारण और विभाजित नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में अब क्या किया हमने? इनको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित कैसे? जो संख्याएं छोटी हैं और रिपीट हो रही है उनको पास लिख दिया, और जो बड़ी है और रिपीट हो रही है उनको साथ लिख दिया। अब देख पा रहे हैं 2 और 2 को हमने आगे लिख दिया और 3 को पीछे लिख दिया। ठीक है, इसी क्रम में 4 × 9 को अगर हम तोड़े तो 4 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? बिल्कुल 4 के टुकड़े हो सकते हैं 2 × 2, और 9 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 3 × 3। ठीक है, और चूंकि ये तो बढ़ते क्रम में ही है, पहले 2 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। इसी प्रकार से 6 × 6 जो हमने यहाँ पर जिक्र किया था, तो इसके 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 3, और फिर से 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 3। अब आप देख पा रहे हैं 2 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो वापस इन्हें हमें व्यवस्थित करना होगा। तो व्यवस्थित करने के लिए 2 2 बार पास ले आए और 3 को एक साथ ले आए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अंतिम लाइन जो है इन सब की, जो कि क्या है? 2 × 2 × 3 × 3। गुणा करने पे 36 ही आएगा ना, चाहे आप कैसे भी कर लें। तो ये क्या है? ये वहां तक पहुंचा दिया जहां पे इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते, अर्थात इनको अभाज्य गुणनखंड तक पहुंचा दिया। और ये अगर हम ध्यान से देखें 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 है। ठीक है, और यह 36 का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर पे ये जो
एक ही बोल रहा है, इस चीज़ को हमें समझना है। ध्यान दें, ये जो 36 के 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6 के थे, ये इनके क्या थे? गुणनखंड थे। क्या थे ये? गुणनखंड थे। और ये हमारे पास में कितने आ गए थे? 1 2 3 4 आ गए थे। ठीक है, लेकिन अब बात करें हम अभाज्य गुणनखंडन की। किसकी बात करें? अभाज्य गुणनखंड की। और अभाज्य गुणनखंड हमेशा किसी भी संख्या का केवल एक ही होता है, अगर हम उसे व्यवस्थित तरीके से रखें तो। आप आगे पीछे रख दो तो भी व्यवस्थित तो करना ही होगा, ठीक है ना। तो वो केवल एक ही होता है। तो उम्मीद है आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ रहा होगा। अब इसी अभाज्य गुणनखंड की तुलना करी गई है वृक्ष से, यानी कि पेड़ से। तो वो कैसे किए देखें। जैसे हमारे पास में कोई भी पेड़ होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है? उसका जड़ होती है, जड़ के ऊपर मोटा सा तना होता है, और फिर तने से अलग अलग शाखाएं निकलती है ना, और फिर शाखाओं पे पत्ते, और कभी कभी अगर वो पेड़ फूल वाला है, फल वाला है, तो वो भी आएंगे। हम फिलहाल बात करते हैं हमारी संख्या से इसकी तुलना करके। तो हमारे पास संख्या दी हुई है 90, और इसका हमें गुणनखंडन वृक्ष बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? 90, चूंकि मोटी संख्या है, इसकी तुलना हमने किससे कर दी? तने से कर दी। और 90 में से हमारी 2 शाखाएं निकली। अगर आप ध्यान दें तो 90 को हम अगर तोड़ना चाहें, वैसे तो कई टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने जैसे 6 और 15 लिया, 6 को 15 से गुणा किया तो कितना आया? 90 आया। ठीक है, और फिर 6 के अगर हम टुकड़े करने चाहें, वही अभाज्य गुणनखंड वाले, अभी तो केवल गुणनखंड किया है, अब अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड का और तोड़ देना। जैसे कि शाखाओं के आगे और पतली पतली टहनियाँ निकल आती है ना, पहले तना, फिर शाखाएं, और फिर टहनियाँ, और फिर पत्ते, और आगे। तो यहाँ पर पे हमारे पास में ये जो तना था, इसकी 2 शाखाएं निकली, और शाखाओं से आगे क्या निकल गई? टहनियाँ। तो 6 के टुकड़े क्या हो गए? 2 गुणा 3, और 15 के टुकड़े क्या हो गए? 3 और 5। देख पा रहे हैं आप? 6 के टुकड़े हो गए 2 और 3, और 15 के टुकड़े हो गए 3 और 5। तो ये हमारा तना हुआ, ये 2 शाखाएं होगी, और शाखा के आगे टहनियाँ हो गई। और अगर और होता तो हम उसको पत्ते या फल फूल से तुलना कर लेते। चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 7, जो कि कह रहा है 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि वो जो केवल एक ही होता है। तो ये तो एक तरीका तो है, हम वृक्ष वाले तरीके से करें, अभाज्य गुणनखंड आगे आगे तोड़ते चलें, या फिर एक और तरीका हो सकता है। अगर हम उस 900 पूर्व वाले तरीके से बात करें तो 980 को हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा, हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 2 से। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 चौक 8, 490। ठीक है, फिर 490 के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि 2 के तो और टुकड़े नहीं होने हैं ना। तो यहाँ पर टुकड़े किए, ये अभाज्य गुणनखंड हो रहा है ना, वापस जो कि 0 है, हम चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको और शॉर्ट ले लिया 10 से। 10 से लिया, 10 गुणा 49, 490 आ जाएगा ना। ठीक है, और 10 के फिर टुकड़े करें तो हम जानते हैं क्या होने वाले हैं? 2 और 5, 2 पंजे 10 होता है। ठीक है ना। और 49 अगर ध्यान से, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो केवल 7 के पहाड़े में ही आता है, यानी कि 7 से ही विभाजित होता है। अब अगर 2 की बात करें तो 2 और विभाजित नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और 7 भी नहीं होगा। तो हमारे पास 980 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? हमारे पास ये जो लास्ट में बचते हैं ना बच्चों, ये जो बच रहे हैं अंत में, यही होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अर्थात ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। आ रही बात समझ में? 2 2 5 7 और 7। ये जो हमने किया, ये तो हमने किया वृक्ष विधि से। ठीक है, इसकी शाखाएं, तने और उस सब से करते हुए। एक और तरीका है जो हमारे लिए और सुविधाजनक होने वाला है, और वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप उस तरीके से परिचित हो जाएंगे तो आप ये सारे तरीके साइड पर रख दो, क्योंकि वो और सरल होने वाला है। वो तरीका कैसे? देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले 980 को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और 980 में हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं 2 होने वाली है, और जब इसका भाग देंगे तो हमने करके देखा था, यहाँ पे 490 आया था ना। तो अब यहाँ पर फिर देखें आप, और वापस से छोटी संख्या, और यहाँ पर हम देंगे भाग केवल अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो 2 भी अभाज्य संख्या है। अगर 2 अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे। अभाज्य संख्याओं का ही तो भाग देना है ना। तो 2 के बाद, चूंकि यहाँ तो 0 है तो 2 का भाग जाना ही है। 2 दूनी 4, और 2 चौके 8, और 2 पंजे 10। ठीक है, अब आप बताएं, पीछे 5 होने पर क्या 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगली संख्या हम क्या लेने वाले हैं? 3। लेकिन 3 को भाग देने से पहले योग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 2 11। तो भाई
3 का भाग तो नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाता तो 245 में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। विभाज्यता के नियमों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं ना। तो अब निश्चित तौर पे पीछे 5 है तो अगली अभाज्य संख्या भी हमारी क्या है 5, तो 5 का भाग देंगे, ठीक है। और 5 का भाग जाने वाला है 5 चौक 20 और 5 9 में 45, और जैसे कि हम जानते हैं 49 में केवल 7 का भाग जाता है, तो 7 का भाग 7 दफ़ा और फिर से 7 का भाग, और हमें ये भाग कब तक देना है, जब तक दी हुई संख्या के स्थान पर 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो अब 980 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 980 के अभाज्य गुणनखंड इन्हें हम इसी क्रम में लिख देंगे। तो ये क्या बना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये उत्तर और ये उत्तर बिल्कुल समान है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सरल लग रहा है, तो बेशक आप लोगों को ये सरल लग रहा होगा, लेकिन जब सवालों की संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा तो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे, पर अगर आपको ये उचित लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं राय आपको इसी की दूंगी, अर्थात इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले दी गई संख्या को लिखना है और उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करेंगे। अगर जाता है तो उस संख्या को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 3 का नहीं जा रहा तो जिक्र ही नहीं किया था, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आ जाती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो हम 2 को नहीं लिखते, हम केवल वही संख्याएं लिखेंगे जिनका पूरा पूरा भाग अभाज्य संख्याओं का इनमें जाता है, अर्थात केवल यहाँ पर भाग देने वाली संख्या होंगी 2 3 5 7 11 13 17 19, याद है ना आपको। तो उम्मीद है आपको ये हमारा अभाज्य गुणनखंड पर आधारित और साथ ही साथ गुणनखंडन वृक्ष और विभाज्यता के कुछ और नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू।